हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आज से तकरीबन 77 साल पहले आज का म्यांमार यानी कि तब का जो बर्मा है वो अंग्रेजों से आजाद हो गया। लेकिन क्या ये देश वास्तविक रूप में आजाद अभी तक हो पाया है? आज के इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि म्यांमार 1948 से लेकर अब तक सेना के शासन को कई बार झेल चुका है। तो कई बार जो ये सेना का शासन वहां पर हुआ, आखिर वो क्यों हुआ, उसके पीछे की वजहें क्या हैं, किस किस तरह से तख्ते पलट हुए और अभी भी म्यांमार में तख्ता पलट वाली ही सरकार चल रही, यानी कि सेना की सरकार चल रही है। तो आज की कहानी में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, आज की स्टोरी में पूरा ये क्लियर होगा कि 1948 से लेकर के अब तक म्यांमार में किस तरीके के चेंजेस आए हैं और सेना जो है, जो आज के समय में इतनी ज्यादा पावरफुल है जबकि एक गणतांत्रिक देश बना था, तो इसका गणतंत्र कैसे समाप्त हुआ, इन सब चीजों के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बर्मा का मानचित्र जिसको आप पहचान रहे हैं। ठीक है, यहां पर म्यांमार लिखा हुआ है, ये म्यांमार है। अब वर्तमान समय में जो कैपिटल है वो ने पी था है। बहरहाल मैं बात कर रहा था, ये बर्मा जो 77 साल पहले, ये म्यांमार जो 77 साल पहले अंग्रेजों से आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, देश पूरी तरीके से आजाद हुआ क्या? आंसर मिलेगा नहीं। हालांकि 4 जनवरी सन 1948 जो कि डेट यहां पर लिखी हुई है, ये वो दिन है जब बर्मा आजाद हुआ। ब्रिटिश सैनिक यहां से चले गए। रंगून की जो संसद थी, जिसको अब हम यांगून कहते हैं, यहां पर यांगून लिखा हुआ है, जो कि रंगून थी, यहां पर संसद हुआ करती थी। यहां से यूनियन जैक जो ब्रिटिश झंडा है उसको उतार दिया गया और उसकी जगह पर एक नया झंडा लाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेड जो है वो बैकग्राउंड है और उसके कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू कॉर्नर बनाया गया और उसमें 7 स्टार्स हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टार्स हैं, सॉरी 6 सफेद सितारे जो है इसमें बनाए गए। देश पर अंग्रेजी शासन का खात्मा हो चुका था, बर्मा गणतंत्र बन गया था। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह थी कि यह झंडा डाइवर्सिफाइड कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली इस कंट्री में हर किसी को उसकी जो आइडेंटिटी है वो दिला पाने में उतना सफल नहीं हो पाया जितनी एक्सपेक्टेशंस इससे थी, और आज के समय में तो काफी कम। नतीजा ये हुआ कि आगे चल करके इस यूनियन ऑफ बर्मा जो कि 1948 में बना, इसे बहुत सारे कम्युनल राइट्स का सामना करना पड़ा। सरकारें बहुत सारी आईं, सरकारें बहुत सारी चली गईं, सेना का शासन बार बार आया और आज भी सेना का शासन है वहां पर। लेकिन अभी भी वहां की इतनी सारी इस एरिया में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, ढेर सारी जो कम्युनिटीज हैं, वो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं, आज भी लगातार वो एक दूसरे से संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। और वो संघर्ष इस लेवल तक है कि आज भी वहां पर मार काट चलती रहती है, राइट्स होते रहते हैं, ये खत्म नहीं हो पा रहा है और इसे खत्म करने में अभी भी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। लोग पलायन कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं, आज की डेट में आज भी लड़ रहे हैं। और कंडीशन जरा देखिए, यहां पर इसमें नजर डालिए, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और यहां पर द हिंदू की आज से 2-3 दिन पहले की न्यूज है। ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये इसका इससे क्या लेना देना है वो कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से देश को आजादी जब से मिली है, तब से लगातार जो ये कंट्री है गृह युद्ध में घिरी हुई है। हालांकि वहां की सरकार अब इसे गृह युद्ध नहीं मानती, कहती है अब गृह युद्ध नहीं, खत्म हो चुका है गृह युद्ध। लेकिन है तो ये आंतरिक जो जिसको अशांति के तौर पर देखा सकता है, गृह युद्ध ही है। अब किस तरीके का ये गृह युद्ध चल रहा है, अगर उसके ऊपर थोड़ी नजर डालना चाहते हैं तो जरा इस पे फोकस कीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जरा आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये NUG, अब ये NUG क्या है, इसको आप सेशन के अंत तक जब आप रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये NUG क्या है। तो NUG म्यांमार में उसने कहा है कि जो जुंटा ग्रुप है उसके द्वारा NUGs के ऊपर अटैक हो रहे हैं।
रेबल एनयूजी इन म्यांमार एक्यूज जुंटा टू अटैक अर्थक्वेक हिट रीजन। ये तब आरोप लगाए जा रहे हैं जब वहां पर 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया और उस एरिया में इन जुंटा ग्रुप के द्वारा एनयूजीज के ऊपर अटैक किया गया, ऐसा एनयूजी का कहना है। अब ये जुंटा क्या है, ये एनयूजी क्या है, जो भी है, लेकिन इससे यह समझ में जरूर आ रहा होगा कि जहां इस तरीके के भीषण आपात की स्थिति है वहां पर एक देश के अंदर सैन्य सरकार जो है, उस सैन्य सरकार के द्वारा बमबार्डिंग की जा रही है, हवाई वो भी एयर स्ट्राइक तरीके से काम किया जा रहा है। यह है स्थिति आज की। एक्चुअली जो एनयूजी है वो उसको बोलते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसको एनयूजी बोल रहे हैं, ये वहां की वो सरकार है जो राष्ट्रीय एकता के लिए जुंटा ग्रुप से संघर्ष करती हुई नजर आती है। एनयूजी ने सेना के ऊपर आरोप लगाया है, भूकंप के दिनों में आप हमारे ऊपर इस तरीके की क्षति पहुंचा रहे हैं। और बाद में भूकंप में इतना विनाश हुआ है कि सैन्य ग्रुप जुंटा के साथ जो इनके संघर्ष चलते रहते हैं, इसमें एनयूजी खुद सामने आकर के, फ्रंट में आकर के बोलता है कि भाई अभी संघर्ष विराम करते हैं, अभी रोक देते हैं संघर्ष। इसी एनयूजी की एक सशस्त्र शाखा है जिसको पीडीएफ बोला जाता है। इसी एनयूजी की, इसमें सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा आप। पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने सीधे सीधे कहा है कि भाई हम 2 हफ्ते का यहां पर युद्ध विराम लगाना चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति तक कि यहां इतने दंगे हो रहे हैं, यहां इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये स्थिति तक आखिर म्यांमार कैसे पहुंचा है, आज के इस पूरे सीरीज में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें क्या कहती हैं, ये खंगालने का प्रयास करेंगे। अब इसको खंगालने के लिए हमको समझना पड़ेगा म्यांमार का इतिहास क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। फाउंडेशन बैच अप्रैल का इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको इसमें मिल जाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने पर आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। टॉप मॉसिक परफॉर्मेंस अगर आप रहेगा तो आपको 11,000 रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें निःशुल्क है। 11 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। चलिए जानते हैं म्यांमार का इतिहास, और इस इतिहास में हम ये समझेंगे 1948 के आगे की कहानी क्या है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इन तस्वीरों के ऊपर गौर करते रहिएगा, इन तस्वीरों के ऊपर नजर डालते रहिएगा। बर्मा यानी कि आज का जो म्यांमार है, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आया करता था, और जब वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने क्या कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश रूल में है। हालांकि ये वो समय की तस्वीर है जब ये आप देख सकते हैं यूनियन जैक नीचे उतरा है और फिर इनका जो झंडा था मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया वो ऊपर चढ़ाया गया। ब्रिटिश शासन ने कई जगहों से इनके ऊपर ब्रिटिश शासन के समय में जापान ने इनके ऊपर कई जगहों से अटैक किया था। जापान का कब्जा ऑलमोस्ट हो गया था। युद्ध में स्थानीय सेना जो वहां थी वो वीरता से लड़ी थी, और उस समय की स्थानीय जो सेना थी जो वीरता से लड़ी थी उसके लीडर थे आंग सैन। आंग सैन ये व्यक्ति हैं, इनको जनरल आंग सैन के नाम से जाना जाता है, और इन्हें फादर ऑफ द नेशन के तौर पर भी इनको पहचाना जाता है। फादर ऑफ द नेशन यानी कि वहां के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। 1947 में यानी कि 1947 में पांगलोंग नाम का एक समझौता हुआ। ठीक है, पांगलोंग नाम का एक समझौता होता है। ये वो समय है जब ये आजाद होने वाला है, यानी कि म्यांमार जो है वो आजादी की तरफ बढ़ रहा है। तो उससे पहले यहां पर पैंगलोंग में एक समझौता होता है जिसमें शान, काचिन और चिन, कौन कौन से, शान, काचिन और चिन, ये 3 जो इलाके हैं जो आपको वेस्ट से लेकर के नॉर्थ और ईस्ट तक का हिस्सा जो है वो कवर करते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे पहाड़ी इलाके हुआ करते थे। इन पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी जातीय समूह पाए जाती थी। इन सारे समूहों के बीच इनके जो नेता हैं, इनके जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स और इनकी जो आपने यहाँ पर क्या नाम है, जनरल आंग सैन को जो देखा, ये उस समय एंट्रिम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन चुके थे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये इन 3 जगहों के जो एथनिक ग्रुप्स के जो लीडर्स हुआ करते थे, और जो बर्मा की तरफ से जो जिनको हम कह सकते हैं कि एंट्रिम सरकार जो बन रही थी, अंतरिम सरकार जो बन रही थी, उस अंतरिम सरकार के जो चीफ थे जिनका नाम था आंग सैन,
जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, उनके बीच में यह समझौता किया गया था, ये वाला। अब इसका उद्देश्य क्या था? आखिर पोंगलैंग जो समझौता हुआ, उस समझौते का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था? अगर आप इसका उद्देश्य देखेंगे तो जो भी ये सीमावर्ती इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी यहां पर किनारे के जो इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों की स्वायत्तता जो है वो बनी रहे, इस चीज को लेकर के एक बर्मा संघ का निर्माण होगा। मतलब आप फेडरल बर्मा जो है, जिसको कह सकते हैं आप फेडरल बर्मा जैसी स्थिति यहां पर बनने की बात की गई थी। तो जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, उन एथनिक ग्रुप्स को उनकी अपनी स्वायत्तता जो है वो दी जाएगी। जैसे अमेरिका में है, शायद कुछ उस तरीके का। एथनिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के एथनिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा। जैसे अमेरिका में भी आप देखते हैं फेडरलिज्म टाइप की जो चीज दिखती है, उस तरीके से यहां पर देश बनाने की बात की गई। तो सीमावर्ती क्षेत्र जो है इस शर्त पर म्यांमार के साथ है। अब क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बड़ा जो जाति समूह है वो कौन सा है, उसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। अगर यहां पर इस मैप में अगर आप देखोगे तो जितना ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा ये व्हाइट एरिया, ये बर्मन एथनिक ग्रुप को बिलोंग करता है। सबसे बड़ा जाति समूह जो है ये बर्मन है, या इन्हीं को बमार कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको बमार बोलते हैं, या कहीं कहीं बर्मन बोला जाता है। ये सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। तो जो कि ये सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, या अभी भी है, तब भी था, और जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन सब लोगों को मिलकर के जो है स्वायत्तता की सरकार चलानी थी। लेकिन क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो एथनिक जो समूह है आपका, जो जाति समूह है, उसने एग्रीमेंट में जो नॉन बर्मन ग्रुप्स जो बचे, अन्य जो ग्रुप्स बचे, उन ग्रुप्स के अधिकारों को शायद इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में बनने नहीं दिया। तो इनका जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये सोचने की बात है कि क्या नॉन एथनिक ग्रुप्स को, जो नॉन बर्मन ग्रुप्स जो हैं, क्या उन सबको एक अच्छा खासा अधिकार यहां पर मिल पाएगा? ये एक सोचने की बात हुई। तो कई सारे लोग कहेंगे कि यही थोड़ा मुश्किल था। अब ये मुश्किल क्यों था उसको समझना होगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों इनमें आपस में सामंजस्यता नहीं बन पाई, उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको समझना पड़ेगा। और इसी प्रॉब्लम को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बर्मा में सैन्य शासन जो है वो कैसे चला। इसकी शुरुआत बर्मा में सैन्य शासन से ही होती है। और ये बर्मा में सैन्य शासन से अगर आप शुरुआत देखोगे तो ये 1948 से शुरू हो जाएगा। 1948 से आपको इन सब चीजों के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। 4 जनवरी 1948 आपको मालूम है देश आजाद हो गया है, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया ऑफिशियली। और जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन साओ श्वे थाइक जो है उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। साओ श्वे थाइक जो है वो इस कंट्री के राष्ट्रपति बन गए, और एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग यानी AFPFL के नेता थे जिनका नाम था थाकिन नू, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। गणतंत्र के हिसाब से सरकार चल रही थी, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ ही दिन हुए थे कि कुछ दूसरे ग्रुप्स के जो लोग हैं, जैसे यहां पर कुछ दूसरे लीडर्स के भी नाम लिखे हैं, थाकिन तान तुन या थाकिन थीन पे, इन लोगों ने मिल करके आपस में संगठित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वाइट फ्लैग्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रेड फ्लैग्स, इस तरीके की जो कम्युनिटीज बनाई, और इनके माध्यम से एक प्रोग्राम तय किया गया कि इस सरकार को हमें गिरा देना है, क्योंकि जो हमारी जो स्वायत्तता है उसका यहाँ पर ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इन लोगों ने ये प्लानिंग कर ली कि हम वर्तमान सरकार को फोर्सेबली गिरा देंगे। और ये घटना ज़्यादा दिन पुरानी नहीं थी, इस पर एक्शन करने के लिए ये फरवरी 1948 में कार्यवाही इन्होंने शुरू कर दी। पर जैसे ही सरकार को इसके बारे में पता चला कि हमारे खिलाफ जो है इस तरीके का फैसला लिया गया है, सरकार एक्शन में आ गई। उसे तमाम सारे क्या नाम था ये पे, CPB-WF जो है, CPB-RF जो है, रेड फ्लैग, व्हाइट फ्लैग, इस ग्रुप के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और मार्च 1948 तक तमाम सारे जो विरोधी दल के जो नेता हैं नेताओं के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन गिरफ्तारी का मतलब क्या होगा? इन गिरफ्तारी का मतलब होगा कि चुपचाप तो नहीं बैठेंगे विरोधी ग्रुप, आपस में सरकार और विरोधी ग्रुपों के साथ में आजादी के तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि संघर्ष एक तरीके से शुरू हो गया।
कारण क्या है? कारण वही है कि आपस में जो जातीय भेदभाव हैं वो जातीय भेदभाव लगातार चल रहे हैं। देश स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन एथनिक ग्रुप्स को एक साथ एक मंच पर लाने में सफल नहीं हो पाया। और इनफैक्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तमाम सारी जो ये एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बमन के अलावा चाहे वो रखाइन हो, शान हो, केरन हो, काचीन हो, मोन, चिन और भी बहुत सारे तकरीबन मोर देन 50 ग्रुप्स हैं जो उस समय तक थे, जिन लोगों ने अपने सशस्त्र संगठन बना लिए और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यार स्वायत्तता पा करके रहेंगे और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो बहुत सारे ग्रुप्स ने क्या कर लिया, बहुत सारी पार्टीज बना ली और बहुत सारी पार्टीज बनाने के साथ साथ अपने अपने अलग अलग सशस्त्र संगठन रख लिए। मतलब हर एक ग्रुप के अपना एक आर्मी हो गया, आप ऐसे समझिए, हर एक ग्रुप का अपना एक सशस्त्र एक फोर्स जो है वो आनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली जहां पर इतनी सारी मतलब एथनिक आर्मीज आपको देखने को मिलेंगी बर्मा में, तो क्या होगा? ये जितनी भी जातीय जो आर्मीज थी, म्यांमार की जो बमार डोमिनेंस, जिसमें क्योंकि सबसे बड़ी जाति कौन सी बमार की है, तो उसकी भी अपनी आर्मी है। तो बमार डोमिनेटेड आर्मी जो है वो लगातार इनसे लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई आज तक जारी है। यही मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत से। और इसी कंडीशन में ये प्रक्रिया 1948 से जो शुरू हुई, ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रही 1962 तक। हालांकि 1962 तक सरकार तो रही, लेकिन एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनकी अपनी जो सैन्य शक्तियां हैं वो बढ़ती चली गई। और 1962 में आखिरकार एक ऐसा समय आ गया, 1962 में एक ऐसा समय आ गया जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब वहां पर सामने आया सैन्य ग्रुप जुंटा। वहां पर अब सामने कौन आया? सैन्य ग्रुप जुंटा। अब ये वो समय था जब जुंटा के द्वारा जो है वो शासन संभालने की बात की गई थी। और इस ग्रुप में एथनिक जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स के लिए काम करना शुरू किया। और कुछ यहां पर जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो इसके साथ होना शुरू हो गए। और इन सब चीजों का परिणाम जो होगा वो भयंकर और विनाशकारी होगा जब ये एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। विनाश होना शुरू तो हो जाएगा, लेकिन आपके मन में आखिर बात आ रही होगी कि आखिर ये जुंटा जो है वो क्या है। देखिए, जुंटा को अगर हम समझें तो ये आज के समय में जो वहां की आर्मी है उसका एक पर्याय बन चुका है, लेकिन ये वहां का शब्द नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जुंटा जो है ये शब्द स्पेनिश शब्द है और स्पेनिश शब्द का मतलब होता है बैठक या फिर कमेटी। ये इस शब्द का मतलब होता है। तो अब यहां पर ये स्पेन से आया हुआ एक तरीके का शब्द है। 16वीं सेंचुरी में स्पेन है और भी तमाम प्रकार के जो कंट्रीज हैं, उन सब लोगों ने क्या किया, सरकारी सलाहकार जो हुआ करते थे, उनकी जो सरकारी सलाहकारों की जो समितियां हुआ करती थी, उनको जुंटा के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे। बाद में स्पेन, ग्रीस, लैटिन अमेरिका और तमाम सारे ऐसे जो देश हैं जिन्होंने इस शब्द का तीव्रता से इस्तेमाल करना शुरू किया। और राजकीय जो राजनीतिक जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता को जब इन सारे देशों ने फील किया तो उस समय जो डिफरेंट शासकों के जो ग्रुप हुए और उन्होंने जो डिस्कशन करने के लिए फ्रीक्वेंटली गैदरिंग करनी शुरू की, तो वो शासकीय जो निकाय वहां पर बनने शुरू हुए, उन निकायों को जुंटा कहा जाना शुरू कर दिया गया। फिर वहां पर भी सैन्य शासन आने शुरू हुए, तो उन्होंने अपने सैन्य निकाय जो बने, उन सैन्य निकायों को जुंटा कहा। अब वही जुंटा सैन्य निकाय का रिप्रेजेंटेटिव बनने लगा, उसका पर्याय बनने लगा। और वही यहां म्यांमार में भी आया। तो जब म्यांमार में तानाशाही शासन शुरू हुआ, म्यांमार में से सैन्य शासन शुरू हुआ, तो उसको भी जुंटा शासन कहा जा रहा है। अब लेकिन इसका म्यांमार से कनेक्शन क्या है? म्यांमार से कनेक्शन यही है कि जब 2 मार्च 1962 को तख्ता पलट होगा, 2 मार्च 1962 को जब तख्ता पलट होगा, तो यहां पर एक कैंडिडेट का नाम लिया जाएगा जो कि है जनरल ने विन। जनरल ने विन उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं, यू नू उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जनरल यू नू, उनको जो है पद से हटा दिया, रिमूव कर दिया और उनकी जगह पावर अपने हाथ में ले ली। इसी को बोला गया तख्ता पलट। और अपने तकरीबन 17 सदस्यीय दल जो हैं उनको जो है सरकार में रखा, खुद जो है वो अध्यक्ष बन गए। जनरल ने विन, इन्होंने 8 मार्च 1962 को अपने आप को राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और यह भी कि भारत सहित तमाम सारी जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, मिस्र है, यूएसए है, उन सब लोगों ने एक कहीं ना कहीं जो है वो डिप्लोमेटिक असिस्टेंस जो है इस कंट्री को प्रदान करना शुरू किया, जिसकी इसको जरूरत थी उस समय।
तो वो डिप्लोमेटिक असिस्टेंस एक तरीके से यहां पर भारत की तरफ से मिलना शुरू हुआ। तो आपको मेरे ख्याल से जुंटा जो है वो समझ में आ गया होगा कि जुंटा क्या है। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि जो आर्मी है, एक्चुअली जो म्यांमार की आर्मी है, उस आर्मी को बोला जाता है तटमाडा। आर्मी का नाम जो है क्या है? तटमाडा है, म्यांमार की आर्मी का नाम तटमाडा कहते हैं वहां के लोग। ये तटमाडा जो है वो एक प्रकार से बर्मियन शब्द है, और यही अब सैन्य शासन जुंटा को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देता है, उसका पर्याय बन गया एक तरीके से। देश में इस तरीके की जो सेना है, इस सेना के पास में बेशुमार पावर है, बहुत पावर है। और यही जो तटमाडा है, अगर हम तटमाडा की बात करें, जैसे अब यही चीज सैन्य शासन ग्रुप जो है वो जुंटा के तौर पर जाने थे, एक्चुअली ये सेना है, एक्चुअली म्यांमार की सेना। और ये म्यांमार की सेना म्यांमार की आजादी से पहले की है। बर्मन इंडिपेंडेंसी का जब युद्ध चल रहा था, बर्मा की स्वतंत्रता का जब युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान बर्मा इंडिपेंडेंसी आर्मी बनी थी, इंडिपेंडेंस आर्मी बनी थी 1941 में, 1941 में बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी बनी थी। और यही जो बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी बनी, इसके जो लीडर थे, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, वो है जनरल आन सांग। इन्हीं के नेता थे जनरल आन सांग, और इन्हीं की निगरानी में देश को आजादी आगे मिली थी। लेकिन इससे पहले कि देश पूरी तरीके से आजाद हो पाता, इनकी हत्या कर दी गई थी। और आजादी के बाद यही जो सेना है, यही तटमाडा के नाम से जानी गई। और 1962 में जब तख्ता पलट हुआ, नेविन ने जब तख्ता पलट किया, तो वो जो सेना की जो पावर है, वो यही सेना है जिसकी पावर जो है वो नेविन के पास में गई। और फिर ये पावर नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए बिना किसी विरोध के इन्हीं तटमाडा का शासन जो है वो जारी रहा, चलता रहा। इस दौरान देश में अगर आप देखेंगे, तकरीबन 3 डिक्टेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक स्वयं जनरल नी विन है। नी विन जिन्होंने 1962 से लेकर के 1962 से लेकर के 1988 तक, 1968 तक जो है वो एक तरीके से सैन्य शासन जारी रखा। उसके बाद 1988 से लेकर के 1992 तक शॉ मौंग ये सैन्य ग्रुप के लीडर रहे। और लास्ट में 1992 से लेकर के 2011 तक थानशे ये जो है इसके लीडर बनते हैं। इन 3 ग्रुप्स के द्वारा अगर आप देखेंगे तो आगे का तकरीबन 50 इयर्स जो है वो आपका व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आई बात? तो उस दौरान अगर आप देखोगे 15 से 31 दिसंबर के आसपास की बात है, 1993 में 1973 में 1973 में जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह के दौरान अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 95% मतदाताओं ने नए संविधान उस समय बना, उस नए संविधान को मंजूरी दे दी। ये 1973 की बात है, 1973 की बात है। 1973 में नए संविधान को जब मंजूरी दी गई तो ये हुआ कि आगे इलेक्शंस कराए जाएं। 1974 में इलेक्शंस हुए, 1984 में जो है 1974 के आसपास जो है वो आपको इलेक्शंस देखने मिलते हैं। 73 में जनमत संग्रह हुआ था, 74 में इलेक्शंस बने। इलेक्शंस में बर्मा संघ में समाजवादी गणराज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से राष्ट्रपति जो है वो बनाया जाना शुरू किया गया। और जब नए राष्ट्रपति बने तो नए राष्ट्रपति के माध्यम से 1974 में बर्मा का संविधान एक बार नए तरीके से लागू किया गया। अब नया जो संविधान बना था, उस नए संविधान की खूबी देखिए। नया संविधान केवल एक दलीय था, सिंगल पार्टी वाला। और वो सिंगल पार्टी थी कौन? वो सिंगल पार्टी थी बीएसपीपी, यानी बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। इस समाजवादी गणतंत्र को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए सिर्फ इनकी पार्टी बनी थी। और इलेक्शन भी हुआ तो यही पार्टी लड़ी और जीती भी। टोटल 451 सीटें थी, उनमें में से सारी सीटें इन्होंने जीत ली। ये कौन सी नई बात होगी, बट ऐसा ही हुआ। मतलब ये एकमात्र ऐसा देश जहां पर सारी सीटों पर एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक ही पार्टी का विजय यहां पर आपको देखने को मिलता है। कोई विरोध नहीं, निर्विरोध चुने गए क्योंकि विरोधी कोई था ही नहीं। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रुकी है। बात यह है कि इसके बाद प्रदर्शन और भी हुए। मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1978 में फिर से इलेक्शंस किए गए,
फिर से जब इलेक्शंस हुए तो फिर जो है बीएसपीपी जो है वो फिर से 464 सीट्स के लिए इलेक्शन, मतलब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और सारी सीटें जो है वो फिर से बीएसपीपी को मिल गई। बीएसपी फिर शासन चला रही है, बीएसपी फिर आगे बढ़ गई नए 1978 के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। और इसी तरीके से कहानी जो है वो आगे बढ़ती रही लगातार। जब कहानी आगे बढ़ रही थी तो म्यांमार का सपोर्ट करने के लिए विश्व में कोई बचा नहीं, क्योंकि यहां हो क्या रहा था, यहां बस सेना का शासन चल रहा है, अपने हिसाब से संविधान लिख रहे हैं, अपने हिसाब से इलेक्शन करा रहे हैं, अपने हिसाब से चुने जा रहे हैं, अपने हिसाब से देश चला रहे हैं। तमाम सारे जो दूसरे गणतांत्रिक नेता हैं उनको कैद करके रखा गया है और इस म्यांमार कंट्री ने अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लिया। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि बाकी सारी कंट्रीज ने भी इनको आइसोलेट कर लिया। एक्चुअली ये जो इनकी इकोनॉमी है, इन्होंने क्या किया, बंद अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि इनको किसी दूसरे देश से कोई व्यापार नहीं करना था, किसी बाहरी व्यक्ति को बाहर से आकर के म्यांमार में निवेश करने की इजाजत नहीं थी, कोई बाहर से आकर के यहां पर वर्क नहीं कर सकता था। ये सब चीजें जब देश ने अपनानी शुरू करी तो इसकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके गिरती चली गई और धीरे धीरे करके जब इकोनॉमी ड्रॉप हुई तो इसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई, तबाह हो गई। और ये सब हो रहा है मिलिट्री शासन के दौरान। ये सारी चीजें मिलिट्री शासन के दौरान हो रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। साल 1988 का समय आ जाता है, 1988 का समय आ जाता है। ये एक ऐसा समय आया जब देश को एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा है उस समय जनरल जो ने विन हैं वो एक तानाशाह बने हुए हैं, उनका सैन्य शासन कंटिन्यूएशन में चल रहा है और इस समय जो है प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। और ये प्रोटेस्ट होना शुरू होगा, ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ म्यांमार में। बहुत सारे प्रदर्शनकारी इकट्ठा यहां पर हुए कि अब बहुत हो गया सैन्य शासन, यहां पर इस शासन को खत्म करके एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सरकार फिर से लेकर के आएंगे। बहुत मतलब हजारों लाखों की संख्या में यहां पे प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और सारे मैक्सिमम उसमें स्टूडेंट्स थे। ये जो आंदोलन स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया, इस आंदोलन को बोला गया 8888 मूवमेंट। क्या बोला गया? 8888 मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये 8 अगस्त 1988 का मूवमेंट था, 1988 का 8 अगस्त 1988 8888 का मूवमेंट था और यह मूवमेंट तकरीबन 12 अगस्त तक चला। तकरीबन 3000 लोग इसमें मारे गए और इस दौरान बीएसपीपी जो हुआ करता था, जो पार्टी पीछे मैंने बताई, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे सीन लिविन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर 12 अगस्त को आगे चल करके, यही 12 अगस्त को अगली जो डिक्टेटर यहां पर कमान संभालते हैं उनका नाम है जनरल सामाओंग, जो कि मैंने पीछे भी आपको डायग्राम में दिखाया था। तो जनरल सामाओंग जो है इस तरीके से अगले डिक्टेटर हुए। डिक्टेटरशिप नहीं खत्म हुई है एक्चुअली, ये जो सैन्य शासन है ये कंटिन्यू है, बट केवल चेहरा बदल गया है। अब जिस समय ये सारा काम हो रहा था, ठीक इसी समय एक जबरदस्त पर्सन की एंट्री होती है और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है ये कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं सामने। ये कौन है? ये है आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है वो आंग सांग, जो मैंने आपको फादर ऑफ द नेशन जो दिखाए थे, उनकी बेटी हैं ये। लेकिन 1988 तक ये अभी सीन में कहीं पर भी पिक्चर में आपको दिखाई नहीं देती। उसका रीजन ये है कि कंट्री में थी ही नहीं। ये भारत में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करने के बाद ये यूके चली गई थी। यूके में इनकी शादी हो गई थी, वो वहां पर घर बसा करके रह रही थी। लेकिन इनका परिवार में माता वगैरह जो है वो यहां पर थी, वो म्यांमार में थी। और 1988 जिस समय यहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी समय संभवतः ये वही समय था जब म्यांमार में ये वापस आई अपनी माता की देखभाल के लिए या फिर किसी और कारण से। और जब वो आई तो उसी समय लोगों को पता चला कि आंग सान सू की जो है वो भारत में है, म्यांमार में है। तो देखो कंट्री की फीलिंग होती है यार, फादर ऑफ नेशन की बेटी हैं, उनको स्थिति समझनी चाहिए। लोगों ने उनको स्थिति बताई, ये युवा भी थी, लोगों की स्थिति को उन्होंने समझा। लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपको प्रोटेस्ट लीड करना चाहिए, आप लीडर परिवार से हैं, आपको प्रोटेस्ट लीड करना चाहिए। और स्टूडेंट की इस डिमांड को कि हमें आपके लीडरशिप की जरूरत है, आंग सान सू की जो है वो उस जो
रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब जब उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली लड़ने के लिए एक पार्टी बनानी चाहिए थी, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम हुआ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको शॉर्ट में NLD कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? NLD। तो ये जो NLD है इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना हुई 24 सितंबर 1988 को। 1988 का समय चल रहा है, 24 दिसंबर 1988 को इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। इसकी लीडर आंग सान सू की हुई और उन्होंने जिस दिन ये एस्टैब्लिश हुई, जिस दिन पार्टी, उस दिन से ठीक एक दिन पहले नहीं कि 23 सितंबर को एक और घटना घटी कि सरकार के ऊपर यूएस की गवर्नमेंट ने, यानी यहां की सरकार के ऊपर जो कि सेना की सरकार थी, उसके ऊपर यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया? यूएस की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा EC यानी कि यूरोपियन कम्युनिटी जो हुआ करती थी, यूरोपियन का जो ग्रुप्स हुआ करते थे जिनसे इनको फंडिंग वगैरह मिलती थी, उन्होंने भी इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और फिर काफी ज्यादा एक बाहर के दुनिया का, बाहरी देशों का एक बहुत ज्यादा दबाव बनना शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां चल ही रहा था। इस पे काफी संघर्ष हुए और तकरीबन मोर देन 15,000 लोग जो है इसमें मारे जा चुके थे अब तक। आंग सान सू की ने अपनी पार्टी बनाई, अपना पहला भाषण दिया। लाखों लोग, मोर देन 5 लाख लोग बताते हैं कि उस समय इकट्ठा हुए उनके भाषण को सुनने के लिए। उसको उन्होंने संबोधित किया और विश्वास दिलाया कि हमारी पार्टी जो है आगे आप लोगों के लिए काम करेगी और हम यहां पर गणतंत्र जो है वो लेकर के आएंगे, ये सैन्य शासन खत्म करके रहेंगे। तो अब मिलिट्री के लिए एक प्रकार से चैलेंज था और मिलिट्री के लिए चैलेंज ये भी था कि यार देश के अंदर तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था, विदेश ने भी तमाम सारे सैंक्शंस लगा रखे थे। इकोनॉमिकल सैंक्शंस है, कुछ मिलिट्री सैंक्शंस जो है इनके ऊपर लगने शुरू हो चुके थे। तो अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अंततः इस मिलिट्री रूल ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो इनकी पार्टी की मांग है कि हमें इस तरीके से सैन्य शासन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो कराने चाहिए। तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की बात हुई, लेकिन इससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंदी कर ली गई। अब सेना को ये लग रहा था कि लीडर गिरफ्तार है, NLD अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना भी चाहती है तो करा ले, लीडर कौन जीतने ही वाला है। लेकिन वहां तो चमत्कार हो गया। 1990 में 1990 में जो इलेक्शंस हुए वो 485 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए, जिसमें से आंग सान सू की जो NLD है उसको 392 सीट्स मिल गई, 392 बम्पर सीट्स मिल गई। वहीं अब जो पार्टी की तरफ से सेना की तरफ से लीड करने वाली जो पार्टी थी जिसका नाम था SLORC, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिहैबिलिटेशन काउंसिल, उसको महज मिली 10 सीटें। और जब ये हुआ तो सेना ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जिसको कि उन्होंने पहले कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, बट उन्होंने ये जो नतीजे अपने पक्ष में जब 10 देखे तो ये चुनाव जो है वो रद्द कर दिया। अब चुनाव क्यों रद्द कर दिया? चुनाव जो है वो रद्द करने के पीछे रीजन ये था कि इनको ये पता चला कि कई ऐसे इलाके थे जो मिलिट्री के इलाके थे और उन मिलिट्री के इलाकों के लोगों ने भी NLD को वोट किया था। इसका मतलब सेना यह समझने लगी थी कि हमारे अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और NLD का सपोर्ट कर रहे हैं, आंग सान सू की जो है वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए से इनको जो है जो ये इलेक्शंस हुए थे, इस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। अब भाई इलेक्शन रद्द होगा तो विरोध तो होगा, इतनी बड़े नंबर से ये सीट जीते थे प्रदर्शनकारी, फिर से उनका हुजूम जुटना जो है वो शुरू हो गया। जब ये जुटना शुरू हो गया तो सेना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि पावर तो उनके पास ही थी, और गोलाबारी भयंकर शुरू हो गई। दिसंबर 1990 के आसपास एक निर्वासित जो सरकार है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब एक निर्वासित सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन बर्मा, इसका एक गठन हुआ जिसको NCGUB के नाम से जाना जाता है। NCGUB नाम की एक जो है वो पार्टी बनाई गई और NCGUB ने गवर्नमेंट जो है वो संभालनी शुरू की, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसको वहां पर मौका मिलना चाहिए तो उसको मौका नहीं मिला। और इन सब चीजों की वजह से जो विदेशी प्रतिबंध अभी यहां पर लगाए गए थे वो कंटिन्यूएशन में रहे। जैसे यूरोपियन कम्युनिटी वाला जो था उन्होंने सैन्य प्रतिबंध लगा रखे। UNHCR जो है उसने बर्मा के अंदर
एक फैक्ट चेक करने के लिए एक मिशन भेजा और उस मिशन में पता चला, यूएन महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी कि यार वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकारों का भयंकर तरीके से हनन हो रहा है, चुनी हुई सरकार को उन लोगों ने हटा दिया है, ये सब अच्छी बात नहीं है। यूएनएचसीआर जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, एचआरसी जिसको बोलते हैं, वो 1992 में आकर के जब यहाँ पे जांच करती है तो उसे पता चलता है कि यार ये जो पार्टीज हैं, ये सब जो पार्टीज हैं, इन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा जो है मानवाधिकार का हनन किया है और इसकी कड़े शब्दों में बहुत ज्यादा निंदा की गई। और जब यहां बहुत ज्यादा निंदा की जानी शुरू की गई तो जो ये लीडर थे, यहां पर आप देख रहे थे, ये सौ माउंग जो हैं, सौ माउंग ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सौ माउंग की जगह जो नए लीडर आए, उन लीडर का नाम क्या हुआ, थान श्रे। तो ये वो समय था जब थान श्रे जो है वो गद्दी पर आ गए। तो अभी भी सैन्य शासन खत्म नहीं हुआ है और तीसरा जो सैनिक शासन है वो शुरू एक तरीके से आपको देखने को मिला कंटिन्यूएशन में, बैक टू बैक। सौ माउंग जो है वो जरूर हट गए यहां से, पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। थानशे वहां पर अध्यक्ष जो है बन गए और तमाम सारे जो सैन्य प्रतिबंध थे वो कंटिन्यूएशन में यहां पर एकदम जो है कंटिन्यूएशन में थे। तो अब इनके समय में भी वो सारी चीजें कंटिन्यू हैं जो इनके समय में आपको यहां पर देखने को मिल रही है जनरल सौ माउंग के समय में। लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस किस तरीके के हैं? जनरल जो थान शॉ हैं, थान शॉ के समय में 1997 में एसएलडीआरसी जो थी उसकी जगह पर एक नई पार्टी का गठन कर दिया गया। एसएलडीआरसी की जगह पर एक नई पार्टी का गठन कर दिया गया जिसका नाम हुआ द स्टेट, यहां पर नाम शायद लिखा था, कहां पर लिखा है, यहां पर, ये स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल, स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कर दिया गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, एसपीडीसी बोल रहे हैं। अब एसपीडीसी के माध्यम से 1992 से लेकर के 210 तक, 2010 तक थान शे जो है उनके समय में भी बैक टू बैक इन ह्यूमन एक्टिविटीज होती रही। 2010 में सेना ने डिसाइड किया कि यार ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं इसको लेकर के पूरे दुनिया में म्यांमार को कोई सपोर्ट किसी तरीके का नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इनके पास में आ गई थी, तो ये फिर से थोड़ा सा अपने आप को लूज करते हैं, थोड़ा सा नर्म करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हम लोग जो है विधानसभा का चुनाव कराएंगे, फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो कराए जाएंगे। सो नवंबर 2010 में इलेक्शंस फिर से हुए। नवंबर 2010 में, नवंबर 2010 में जो इलेक्शंस हुए उसके जरा रिजल्ट्स देखिए। ठीक है, रिजल्ट्स यहां पर देखिए। यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, यूएसडीपी जो अब उसकी जगह ले चुकी थी, उसने 440 में से 259 यानी कि 259 सीटें जो है वो प्राप्त करी। शॉन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करती थी, एसएनडीपी, उसने जो है 18 सीटें तकरीबन जो है वो जीती। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो तीसरी पार्टी थी जिसको पार्टिसिपेट करना था वो थी एनएलडी, जो कि आंग सांग सूकी की पार्टी थी, लेकिन इन्होंने इसमें बहिष्कार किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आखिर इनके बहिष्कार की वजह क्या थी? वजह यह थी कि सरकार ने यह देखा कि जनता का रुख और विदेश देश का जो रुख है वो ये है कि आखिर बार बार सेना क्या कर रही है कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट कर दे रही है। सो इन्हें सोल्यूशन ये दिखाई दिया कि हमें इलेक्टेड अगर हम गवर्नमेंट चला लें और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर सेना की हो जाए तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लानिंग की गई कि एक बार फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाएंगे और उसमें जो है हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से एनएलडी जो है वो हार जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का इलेक्शन में एक बहुत ही विशेष तरीके का एक क्लॉज ऐड किया। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या नाम है, नेशनल लीग फॉर जो डेमोक्रेसी है, वो उसी अजीबोगरीब क्लॉज की वजह से बाहर रही। तो वो क्लॉज क्या था, वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इस इलेक्शन में वो ही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो पूरी तरीके से म्यांमार के हैं। अगर किसी ने भी म्यांमार के बाहर शादी की है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी शादी विदेशी से हुई है, ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इसी की वजह से, क्योंकि आपको मालूम ही है कि एनएलडी की जो नेता थी आंग सान सू की, उन्होंने तो यूके में शादी की थी, ऑब्वियसली वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, इसलिए एनएलडी की पार्टी ने इसका बहिष्कार किया।
अब तक की इस कहानी में अगर आप देखेंगे कि लगातार जो आंग सान सू की हैं उनका सपोर्ट लगातार बना हुआ है। स्टूडेंट के समय में जब प्रोटेस्ट चला था तो उस समय भी काफी ज्यादा उनको लोगों ने सपोर्ट किया था। एनएलडी ने जब यहां पर विरोध कर दिया तो एनएलडी के विरोध में भी इनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा रहे। तो कोई तो खासियत होगी, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से आंग सान सू की जो है उनका इतना ज्यादा सपोर्ट हो रहा था। अब हम आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनका इतना सपोर्ट हो क्यों रहा था। अब इसके पीछे की सही वजह इन्हीं पिक्चर्स में छुपी हुई है। यहां पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसी में इसकी पीछे की वजह छुपी हुई है। एक्चुअली आपको फिर से 1988 की तरफ सोचना है, जब वो आई थी 1988 में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, 8888 प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें आंग सान सू की जो है उन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया, और जब उन्होंने लीड किया था तब उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था। अब क्योंकि जब वो गिरफ्तारी में थी तो उस दौरान उन्होंने, आंग सान सू की ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था। ठीक है, उन्होंने क्या चलाया था? नॉन वायलेंस मूवमेंट। तो आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उस समय की है जिस समय वो पार्टी को लीड कर रही हैं और लाखों लोग जो हैं वो उनके सामने उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि बाद में उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है वो करने शुरू किए। उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो गिरफ्तारी के दौरान इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मूवमेंट को जारी रखा। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस मूवमेंट है वो था, उससे प्रेरित थी। और इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होते हुए ऐसी कंट्री में इस तरीके का पीसफुल मूवमेंट चलाना और इतने सारे लोगों का सपोर्ट गेन करना एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात थी, और पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत अच्छी बात थी कि यार वहां पर स्ट्रगल करती हुई कंट्री में एक कोई है जो इस तरीके की चीजों को लीड कर रहा है, और इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया। और इसी वजह से 1991 में 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। अब चूंकि ये तो नजरबंद थी तो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए सरकार ने इनको वहां जाने नहीं दिया। तो इनके परिवार के कुछ दूसरे लोगों ने जाकर के नोबेल पीस प्राइज को जो है वो एक्सेप्ट किया। और इन सब चीजों की वजह से आप देखेंगे कि इनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई। गिरफ्तारी की वजह से, मूवमेंट की वजह से, इन सब चीजों की वजह से उनकी बहुत जो है ख्याति बढ़ी। और एक प्रकार से जो अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था, और इस जैसे जैसे स्ट्रगल आगे बढ़ता था वैसे वैसे फेम मिलता जा रहा था। लोग इनके स्ट्रगल से इंस्पायर हो रहे थे कि कैसे एक लड़की जो कि यूके में आराम से रह सकती थी यार, मतलब क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट उसने स्वीकार किया, उसकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, बट वो अपनी कंट्री के लिए यहां पर इतना तवज्जो दे रही थी। अब ये जो सेंटिमेंट इनके टच में था उसमें इंप्रूवमेंट और ज्यादा होगा। एक घटना घटित होगी 1991 में जब मिशेल एरिस की डेथ हो जाएगी। मिशेल एरिस कौन है? मिशेल एरिस इनके हस्बैंड है जो यूके में थे, और इनको कैंसर हो गया था। ठीक है, ये अमेरिकी थे, माफ कीजिएगा शायद, हाँ। तो ये इनको कैंसर हो गया था, इनके हस्बैंड को, मिशेल एरिस को। और इन्होंने बहुत बार बर्मियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें अपनी वाइफ के पास आने के लिए, बर्मा में एंट्री करने के लिए हमें वीजा दिया जाए। बर्मी सरकार ने इनको वीजा नहीं दिया। उसका रीजन ये था कि अगर हम इनको वीजा दे देंगे तो ये तो यहीं रह जाएंगी। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती थी कि वो इनको बाहर करे, आंग सान सू की को देश से बाहर करे, और अगर हम इनको आने नहीं देंगे तो ऑब्वियसली पति की इतनी बीमारी है कि वो अंतिम समय में है, तो ये पत्नी तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन इन्होंने देश छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि जानती थी कि अगर एक बार ये देश से बाहर गई तो फिर सेना इनको घुसने देगी नहीं। कैंसर से पीड़ित वो व्यक्ति 1999 में इतना दम तोड़ देते हैं। और इन सब चीजों की वजह से कि अपना इतना सब कुछ दांव पे लगाने वाली जो लड़की है वो हमारे देश को निश्चित तौर पे आजादी की तरफ, वास्तविक आजादी की तरफ लेकर के जाएगी। 11 साल से एक लड़की अपने पति से मुलाकात नहीं कर पाई थी। 1988 में आ गई थी, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी। 1999 में इनकी डेथ हो गई। 11 साल तक पति पत्नी मिल ही नहीं पाए थे, और डेथ भी हो गई थी, अब कभी नहीं मिलने वाले थे। तो इन सब चीजों से जो एक इमोशन क्रिएट हुआ, उस इमोशन का भी काफी हद तक इनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो चारों आपको यहां पर दिख रही हैं। तो भाई ये तो थी इनके फेम की कहानी, लेकिन अब वापस आ जाते हैं कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला था। इनका फेम बहुत था, आंग सान सू की का फेम बहुत ज्यादा हो चुका था, और आप देख ही सकते हैं कि 2010 में जब इलेक्शन हुए थे,
अजीबोगरीब शर्तें इसी डर से रखी गई थी, इतना फेम होने की वजह से इस तरीके की अजीबोगरीब शर्तें रखी गई थी। क्योंकि 1990 में जब इलेक्शन हुआ था, 1990 में जब इलेक्शन हुआ था, जब रद्द कर दिया गया था, तो उनको बहुत बड़ी सीट जो है वो प्राप्त हुई थी। तो खैर चलिए, अब वहां से आगे आते हैं 2010 में। 2010-2011 के आसपास हम लोग यहां पर मूव करने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देश में क्या हो रहा था 2010 से 2015 के समय में, अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से संकटमय स्थिति आपको देखने को मिलेगी। फरवरी 2011 थीन सेन ये राष्ट्रपति बने। थीन सेन जो है वो फरवरी 2011 में राष्ट्रपति बनाए गए। उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, और जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला तो थोड़ी सी चीजें जो है वो लिबरल की गई, नॉर्मल की गई। तकरीबन 300 जो पॉलिटिकल जो विद्रोही थे उनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 2012 में कुछ और बंदियों को छोड़ दिया गया, और इन सब के चलते थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो जाना शुरू हो गया। और इस वजह से जो दूसरी जो कंट्रीज जिन्होंने अभी तक इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे, उन सैंक्शंस में धीरे धीरे करके छूट जो है वो, प्रतिबंध जो है वो धीरे धीरे समाप्त किए जाने शुरू कर दिए गए। आर्थिक सहायताएं जो है वो भेजी जानी शुरू कर दी गई, उनको प्रदान किया जाना शुरू कर दिया गया। तो म्यांमार की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ओपन होना शुरू हुई, बाहर के लोगों को उन्होंने प्रवेश देना शुरू किया। और अब इसी समय, जिस समय थोड़े पॉजिटिव साइंस दिख रहे थे, उसी समय बर्मा के ये रखाइन स्टेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी रखाइन स्टेट का जो नॉर्दर्न इलाका है, यहां पर अशांति का एक नया कारण जो है वो आना शुरू हुआ। उत्तरी रखाइन राज्य का जो ये इलाका है, इन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इन जगहों पर बौद्धों और स्थानीय मुसलमानों के बीच में जातीय संघर्ष शुरू हो गया। और 2013 के आते आते तक इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झड़प हो गई। रखाइन पुलिस, इन्हीं झड़पों के बीच में एक रखाइन पुलिस की मौत हो गई। और इन रखाइन पुलिस की मौत के बाद तमाम सारे जो अपोजिशंस के जो लोग थे वो रोहिंग्या के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो मारे गए। इनफैक्ट प्रदर्शनकारियों ने आगे चलते हुए मांडले वगैरह की जो जगह थी, उस मांडले वगैरह की जगह को भी कैप्चरिंग कर ली। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो इलाका, ये मांडले डिवीजन है, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो इलाका जो है उसको कैप्चरिंग किया जाना शुरू कर दिया गया लगातार। और इसकी वजह से इतनी अफरा तफरी मची कि तमाम सारे लोग, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहां से विस्थापित होना भी शुरू हो गए, अलग अलग जगहों पर जाने शुरू कर गए। तब आप समझिए कि सरकार ने तकरीबन 209 लोगों को, जो विस्थापित मुस्लिम हैं, उनको रखाइन राज्य में मुस्लिम नागरिकता प्रदान करी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी कि झड़प इसी चीज की हो रही थी, यार तुम यहां के हो नहीं, तुम यहां से निकलो। तो सरकार को उनको क्या करना पड़ा, प्रॉपरली यहाँ के जो रखाइन क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं उनको जो है सिविलाइजेशन, माफ कीजिएगा, सिटीजनशिप जो है वो देनी पड़ी। तो सिटीजनशिप दे रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि रोहिंग्याज में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया था, तो वो देश छोड़ करके भागने लगे थे इधर। तो चाइना को इंक्लूड करते हुए अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इन देशों से निकलने वाले जो शरणार्थी थे, म्यांमार से निकलने वाले जो शरणार्थी थे, उनको जो है एक्सेप्ट करना शुरू किया। चीन में बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहां पर चले जाते हैं। और इसी बीच एक घटना घटित होती है नवंबर 2015 में, नवंबर 2015 में एक बार फिर से जो है वहां पर विधानसभा के इलेक्शंस हुए कि यार अब चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, अब काफी लंबा जो है वो समय हो गया। नवंबर 2015 में फिर से विधायी चुनाव हुए। एनएलडी ने जो विधानसभा थी, जो संघ था, जो जिसको बर्मा संघ कह सकते हैं, उसकी विधानसभा के लिए तकरीबन 364 में से 390 सीटें जो है वो जीत ली। एनएलडी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब एनएलडी के पार्टिसिपेशन में एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या में क्या हो गया, जीत जो है वो हासिल हुई। 364 टोटल, मतलब कंबाइंड जो वहां की संसद है, जिसमें लोकसभा मतलब लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो ऐसे लोअर हाउस से 440 सीट्स थी और अपर हाउस से जो है 224 सीट्स थी। टोटल 64 सीट्स थी, उसमें 390 सीटें जो हैं वो एनएलडी को प्राप्त हुई। बहुत बड़ी सीट थी, बहुत बड़ी सीट थी। और यूएसडीपी जो विरोधी पार्टी थी, जो हम कह सकते हैं कि सेना की तरफ की जो पार्टी थी, उसको महज 41 सीटें मिली। 41 अगेन 41 सीटें ही जीत पाई। और इन सब के परिणाम स्वरूप आगे क्या हुआ, लेकिन इस बीच जो है यहां पर क्या करना था, जो है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के चलना था। बार बार इस तरीके के इलेक्शंस को रद्द नहीं किया जा सकता था। तो अब ये तो तय हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अब इनकी चलेगी।
लेकिन फिर भी 2016 में म्यांमार के राष्ट्रपति जो है वो हातिन क्याव को बनाया गया और आंग सान सू की जो है वो स्टेट काउंसलर के पोस्ट को संभालती हैं। हातिन क्याव राष्ट्रपति बन जाते हैं और अब आंग सान सू की जो है वो स्टेट काउंसलर बनती हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट। वहां पर स्टेट काउंसलर को हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर जाना जा रहा है। तो शायद अब एक उम्मीद जम गई थी कि अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसी बीच राहत की जो ये सांस आ रही थी वो सांस अटकने वाली थी। हालांकि जब ये राहत की सांस थी तो उस समय इकॉनमी फिर से ओपन होनी शुरू हुई, तमाम सारी कंट्रीज ने फिर से अपना योगदान देना शुरू कर दिया, तमाम सारे लोग। तो म्यांमार धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर से एक दिक्कत पैदा हुई 2017 में। 2017 में कुछ सरकारी सैनिकों ने रखाइन राज्य के एक गांव में 10 रोहिंग्या मुस्लिम्स पुरुष को लाइन से बैठा करके गोली मार दी, उनकी हत्या कर डाली गई। और फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि सितंबर 2017 के एंड तक, एंड ऑफ द सितंबर 2017, मोर देन 700 रोहिंग्यास जो हैं या तो उनको मार डाला गया या उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिनमें से 700 प्लस 730 के आसपास या उससे भी ज्यादा जो है वो बच्चे शामिल थे इसमें। अब ये एक बार फिर से अगेंस्ट द प्रोटेस्ट का काम यहां पर होना शुरू होगा, मतलब प्रोटेस्ट को लीड करने का काम एक तरीके से फिर से यहां पर होगा। और यही वो समय था क्योंकि यहां पर रोहिंग्यास काफी ज्यादा ऑब्वियसली भयभीत हो गए थे, तो यहां से इस देश से तमाम सारे रोहिंग्यास निकल करके जो किनारे किनारे की बाउंड्रीज के जो इलाके हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड है, ठीक है, इस सारी कंट्रीज में मलेशिया है, इन सब जगहों पर भाग भाग करके जाना शुरू कर देते हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशन की जो मानवाधिकार परिषद है उसने म्यांमार सरकार के ऊपर नरसंहार का आरोप लगा दिया कि इतनी बड़ी मात्रा में आपने नरसंहार कैसे कर दिया। सामूहिक हत्या और बलात्कारों के लिए इसमें सरकार के शामिल होने का आरोप लगा दिया गया, सेना के शामिल होने का आरोप लगा दिया गया। और 2019 में आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, आईसीजे 2019 में आईसीजे जो कि हेग में है, वहां पर म्यांमार की सरकार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और नरसंहार का उसके ऊपर आरोप लगाया गया। और जब इस आरोप के बारे में बात करने के लिए आंग सान सू की जो है जब वहां गई, तो जो आरोप लगाए गए थे, ये उम्मीद की जा रही थी कि एटलीस्ट आंग सान सू की जो है वो इसका विरोध नहीं करेंगी, वो इसका सपोर्ट नहीं करेंगी और वो खुल करके बताएंगी कि ऐसा सेना ने वहां पर किया। बट स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने आरोपों से इनकार कर दिया और आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि रोहिंग्या आतंकवादियों की तरह यहां पर देश में बिहेव कर रहे हैं और उनके पास में अपना एक आतंकी सशस्त्र संघर्ष है उनका चल रहा है और उसके द्वारा म्यांमार की जो सेना है वो म्यांमार की सशस्त्र सेना उनके साथ संघर्ष कर रही है। और हाँ, अगर यहां पर यह मैटर उठ रहा है कि सेना ने जो है कोई इस तरीके का संविधान उल्लंघन किया है, कुछ अपराध किया है, तो म्यांमार में देश का संविधान है और म्यांमार में देश में संविधान के अनुसार सेना को पावर्स दी गई हैं, उनमें जो कानून बनाए गए उसके अनुसार हम उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। अब देखो, संविधान की जब बात आ रही है तो जो देश में संविधान बना था वो संविधान बनाया किसने था? मिलिट्री ने बनाया था। उसको मिलिट्री ने ही बनाया था, वही वहां के देश का संविधान था। और अब अगर संविधान को बदलना है तो संविधान के अनुसार कुछ चीजें थी, जैसे कि पुलिस और आर्मी जो है वो सब मिलिट्री चीफ के अंतर्गत आती थी। और देश की जो पार्लियामेंट थी, देश की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 25% सीट जो हैं वो सेना की रिजर्व थी। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन सेना ने ही बनाया था एक तरीके से। तो इसको बदलना आसान नहीं है और अगर उन्होंने यहां पे जाके इस तरीके की स्पीच दी है तो शायद एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आ करके यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगी और उसके बाद सेना के ऊपर जो है आरोप लगा करके सेना को सजा देने का प्रयास करेंगी, शायद ऐसा। बट कुछ लोग इसको अंडरस्टूड नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया कि आंग सान सू की ऐसा कैसे कर सकती हैं। बहरहाल, संविधान में एक और चीज भी ऐड थी कि अगर आपको संविधान को परिवर्तित करना है तो टोटल 75% जो समर्थन है वो चाहिए।
संविधान में किसी प्रकार के चेंज के लिए 75% से ज्यादा सीट्स की आवश्यकता होती थी, मत की आवश्यकता होती थी। यानी कि अगर इस तरीके की सीट्स की आवश्यकता है तो बिना मिलिट्री के सपोर्ट के काम हो ही नहीं सकता था, और बिना संविधान के, बिना मिलिट्री के सपोर्ट के संविधान को बदला नहीं जा सकता। सो अब इन सब से रोहिंग्या और जो दूसरे अन्य जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो सब जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। रोहिंग्यास डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि यार ये तो संविधान यहाँ बदलेगा ही नहीं। और इसी के साथ कई सारी जो एथनिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो भी डिसअपॉइंट होने शुरू हो गए कि यार यहाँ तो कुछ भी चल रहा है, संविधान कभी बदल नहीं सकता। और इन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि ये जो सारी चीज़ों घटनाएं हुई उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी थी आंग सान सू की वो पॉपुलैरिटी जो है वो घटी, वो थोड़ा सा नॉन पॉपुलर भी हुई। न सिर्फ अब यहां पे पॉपुलैरिटी घट रही थी, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनली अगर देखें तो जो जातीय समूह हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस प्रकार से दया के भाव से देखने लगी कि यार वहां ठीक नहीं हो रहा है, जातीय समूह के बीच में वहां पर सेना और जो सरकार है वो सही काम नहीं कर रही है। अब इसी बीच 2020 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, 2020 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, और 2020 का जो इलेक्शन है उसमें सेना को एक बार फिर से लगता है कि यार अब तो इनकी फेम ही कम हो गई है, तो ये तो जीतेंगे नहीं, पिछली बार सीट्स ज्यादा ले आई थी। लेकिन जब दोबारा से 2020 में इलेक्शंस हुए तो एनएलडी ने फिर से चमत्कार किया, 396 सीट्स जो है वो इनको अभी भी मिल चुकी थी 664 सीट्स में से। यानी कि कितना भी डिफेम हुई हो, कितना भी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई हो, बेस्ट ऑप्शन अभी भी आंग सान सू की दिख रही थी। और इसलिए यहां पर इलेक्शन में एक जोरदार तरीके की जीत 396% की आपको यहां पर सीट्स जो है वो उनकी सीट इनके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है, आंग सान सू की के पक्ष में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। 396 सीट्स। जो इनकी जो सेना की जो सीट्स थी उसको 33 सीट्स मिली, और फिर से जो सरकार बनी वो उसी तरीके से बनी कि सेना के राष्ट्रपति बने विन मिंट और स्टेट ऑफ द काउंसलर बनी सी सू की, यानी कि आंग सान सू की फिर से एक बार हेड ऑफ द स्टेट बन गई। ये घटना 2020 की है, और आप देख सकते हैं कि स्टेट काउंसलर जो है वो सू की बन जाती हैं 2021 में। आगे जो है 1 फरवरी 2021 को वहां पर सैन्य तख्ता पलट कर दिया जाता है। मिलिट्री को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि दोबारा से कैसे जीत गई। मिलिट्री ने 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट कर दिया फिर से एक बार, और सैन्य कमांडर इन चीफ जो हैं वो बने जनरल मिंग ऑन वाइंग। ये चीफ जनरल थे, इन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया। 2 फरवरी 2021 को 11 सदस्यों के साथ एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो जुंटा, मतलब 1 फरवरी को तख्ता पलट होता है, और 2 फरवरी को आप देखते हैं, 2 जो फरवरी है उसमें आप देखते हैं कि इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने सैन्य कमांडर चीफ का पद संभाल लिया है। और अब तकरीबन 11 लोगों के साथ में मिलकर के ये जो सैन्य जुंटा ग्रुप जो पहले से शुरू हो रहा था, जो बीच में थोड़ा सा कम हुआ, वो यहां पर एक बार फिर से आया और इसकी स्थापना यहां पर कर दी गई। और जब स्थापना की गई तो उन्होंने घोषणा करी कि अगले एक साल जो है हम यहां पर आपातकाल लगाएंगे, और आपातकाल लगा करके जल्द ही यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो हम कमिट कर रहे हैं कि हम आगे चल करके जल्द ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हम कराएंगे। ये बात यहां पर कही गई। लेकिन आपके मन में कुछ अजीब लग रहा होगा कि जब सारी चीजें सही चल रही थी तो इस बार तख्ता पलट की बात कहां से आ गई, क्योंकि अभी तो आंग सान सू की स्टेट हेड ऑफ द स्टेट बन चुकी थी, पहले भी बन चुकी थी, अभी बन चुकी थी, तो अब यहां पर पलटने की बात कहां से आ गई थी, अब तख्ता पलट की जरूरत क्यों थी, तो तख्ता पलट हुआ क्यों था। सेना ने आरोप लगाया था, बहुत अजीबोगरीब तरीके का आरोप लगाया था सेना के ऊपर तख्ता पलट। सेना ने तख्ता पलट क्यों लगाया, उनको क्लियरेंस देना था। जो कुछ अंदेशे लगाए जाते हैं उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो अनपॉपुलर कैंडिडेट थी सीयू की, आंग सान सू की, ये पॉपुलैरिटी तो इनके पास थी नहीं, कैसे बन गए, मतलब ये अनपॉपुलैरिटी के बावजूद सू की जो है पॉपुलैरिटी बरकरार रही। उसके पीछे रीजंस, उसके पीछे जो लॉजिक्स थे
जब सेना ने खंगालना शुरू किया कि आखिर क्यों जीते होंगे, तो उनको समझ में आया कि जिस तरीके से जाकर के वहां पर इन्होंने बोला, यूएन जनरल असेंबली में वहां पर जाकर के बोला, माफ कीजिएगा, आईसीजी में जाकर के बोला कि सेना का सपोर्ट कर लिया, एक तरीके से सेना को बचा लिया, तो सेना के अंदर जो मौजूद कुछ लोग थे शायद उनका भी एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला। फिर सेना को, प्रमुख को जो है ये भी लगना शुरू हो कि ऐसा तो नहीं है कि सू की जो है वो संविधान में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां भी ये कहा गया कि संविधान के अनुसार जो सजा है वो दी जा सकती है, तो शायद वो संविधान में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ, जबकि उनको मालूम है कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम एक हवा तो चलेगी कि यार कोई तो है जो संविधान बदलना चाहता है, एटलीस्ट लीडर्स में से। फिर जो आंग सान सू की जो थी, उनके चीन के साथ जो है वो काफी ज्यादा निकटता वाले संबंध आपको देखने को मिलते हैं, काफी क्लोज दिख रही थी। तो सेना को यह लगा कि कहीं चाइना का सपोर्ट ना ले लेंगे, आर्मी का सपोर्ट कहीं मतलब जो उनकी रेबेल ग्रुप है उनको कहीं ना मिल जाए, ये सारी दिक्कतें लग रही थी। देश आर्मी प्रमुख के लिए एक तरीके से खतरा बनता चला जा रहा था। आर्मी चीफ के शायद कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते थे। उसका रीजन ये है कि आर्मी चीफ आगे कुछ ही दिनों के बाद जो है वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्हें लगा कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट ये है, तो ये हमारे ऊपर मुकदमे चला करके हमें जेल में डाल सकती है। पर्सनल इश्यूज भी हो सकते थे। लेकिन जो तत्कालिक कारण बताया गया वो कारण क्या था कि ये इमरजेंसी इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने वॉकी टॉकी के जो नियम हैं उनको पालन नहीं किया, अवैध तरीके से वॉकी टॉकी अपने पास रखा। यार इतनी छोटी सी चीज के लिए तख्ता पलट कौन करता है भाई? जाहिर सी बात है कि पीछे ये सारे जो तूफान हैं वो काम कर रहे थे। वॉकी टॉकी तो महज एक मतलब कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि गलत तरीके से मिसयूज कर रही हैं, इसका मतलब सही तरीके से देश नहीं चलाना चाहती, तो इनको भी हटाया जाएगा। तो तमाम सारी चीजें हुई और उनको हिरासत में ले लिया गया। जब उनको हिरासत में ले लिया गया तो ये जो समय है अप्रैल 2021 का, अप्रैल 2021 में NLD जो है, नेशनल जो पार्टी के तौर पर यहां पर देखी जा रही है, जो NLD है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जुंटा जो शासन अब यहां पर फिर से शुरू हुआ था, जो फ्रंट पेज में फिर से ले आया हूं उसको कनेक्ट करने के लिए। तो NLD में जो जुंटा के खिलाफ जो नेशनल यूनिटी है उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम हुआ नेशनल यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो NUG जो बना है वो NLD ने बनाया है। NLD का जो NUG जो है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी उन्होंने स्थापना की। इस गवर्नमेंट की अपनी एक आर्मी भी है और इसी आर्मी को अब ये इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ मई 2021 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ मई 2021 में। और ये डिमांड हमेशा करते हैं कि हमें मिलिट्री जो है वो रिजेक्ट करनी है, हमें NUG एक्सेप्ट करना है देश में इस तरीके का प्रचार। तो आप देखेंगे अक्सर 3 उंगलियां उठा करके इस तरीके से विरोध करते हैं सेना का। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक डिफेंस फोर्स भी बनाई जिसका नाम हुआ PDF, पीपल्स डिफेंस फोर्स। जैसे हर सेना, हर राष्ट्र की अपनी सेना होती है, वैसे इस सरकार ने भी अपनी एक सेना रखी, पीपल्स डिफेंस फोर्स। और ये इनके बीच में यानी कि जो NLD की जो NUG ग्रुप है उनमें और जो सैन्य सरकार इस समय चल रही है, उस सैन्य सरकार के विरोध अभी भी कंटिन्यूसली जारी है। और इतना जारी है कि अगेन वी आर कनेक्टिंग लाइक कि रिबेल NUG जो है वो बता रहे हैं कि जुंटाज ने अटैक कर रखा है इवन इन द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा जो है वो इतिहास किस तरीके का है। आंग सान सू की का क्या इतिहास है, किस तरीके से वहां पर कंटिन्यूएशन में लगातार चीजें जो है 1948 से चल रही हैं। 1962 से कुछ समयों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो 1962 से लगातार आज भी वहां पर सैन्य शासन चला आ रहा है, तकरीबन लगातार सैन्य शासन यहां पर। तो ये है जो मैंने आपको यहां पर बताया कि आखिर जो सैन्य शासन है इसके पीछे की वजह क्या है। जब हम यहां पर थीम को लेकर के चलते हैं तो हमने आपको बताया कि सेना यहां पर किस तरीके से, इस तरीके से शक्तिशाली सेना किन किन स्टेप्स में अपने आप को पावरफुल बनाती है। 1948 से लेकर के अभी तक की जो सेना की स्थिति है वो क्या है, एक एक स्टेप मैंने आपको यहां पर बताया।
आई होप कि आपको ये सारी चीजें कनेक्ट हुई होंगी। अब देखिए यहां से आगे बहुत सारे दूसरे रास्ते खुलते हैं। अभी जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये मैं कहां पर क्लोज कर रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए। मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा कि 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के टिल नाउ क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है देश में डेमोक्रेसी की और देश में जो वहां पर सैन्य जुंटा जो ग्रुप है उसकी, और उनकी किस प्रकार के डेवलपमेंट्स रहे, किस प्रकार से उन्होंने आगे प्रोग्रेस किया है, और उस पे वर्ल्ड के रिएक्शंस जो है वो, विश्व के देशों के रिएक्शंस जो है वो किस तरीके के थे। तो ये टॉपिक तो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बट इसके आगे कहानी और शुरू होती है, क्योंकि अभी भी जो कंट्री म्यांमार है यहां पर सैन्य शासन चल रहा है, और वो भी गणतंत्र को समाप्त करके, लोकतंत्र को समाप्त करके, इनको समाप्त करके चल रहा है। और जो इनके पड़ोसी हैं उनमें से खास तौर से भारत की बात कर लेता हूं। ये वो कंट्री है जो लोकतंत्र का समर्थक है, जो क्या है, लोकतंत्र का समर्थक है। तो आगे के जो इश्यूज खुल सकते हैं इसमें कि क्या एक लोकतंत्र को इस समय, जब इस देश में जहां के लोकतंत्र को समाप्त किया गया है सैन्य शासन के द्वारा, क्या उस समय सपोर्ट भेजा जाना चाहिए जबकि वहां पर नेचुरल कैलेमिटीज हुई हो, जब वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आए हो, या फिर कुछ भी इस तरीके की दूसरी चीजें नेशनल इमरजेंसी के तौर पर जो उस देश में देखी जा सकती हो, तो उस समय क्या भारत जैसे देश को सपोर्ट करना चाहिए? तो यहां पर एक बहुत अच्छा एंगल आपका निकल करके आता है कि भारत जो इसका सपोर्ट करता है वो सपोर्ट किस लिए कर रहा है? ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के तौर पर। सो एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ्स हैं या ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं वो यहां पर प्रोवाइड कर रहा है मानवता के नाते। तो अब किसी को तो देगा ना, सरकार कौन सी, इस देश में सरकार किसकी है? सेना की सरकार है, तो क्या किया जाए? तो सेना की सरकार के साथ बात किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो शुरू किया गया, और उसके माध्यम से तमाम सारी मेडिकल और दूसरे प्रकार के असिस्टेंस जो है वो लगातार प्रोवाइड कराए गए हैं। तो एक तो एंगल यहां पर ये खुलता है, राइट। दूसरा, चाइना की प्रेजेंस इस तरीके के देश के लिए कैसी है? चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट करता रहता है, और अगर चाइना का सपोर्ट करता रहता है तो ये, क्योंकि ये जो देश है, ये जो म्यांमार आप देख रहे हैं, ये म्यांमार भारत के साथ सीमाएं साझा करता है। आपको यहाँ की ज्योग्राफी भी थोड़ी सी कनेक्ट करनी चाहिए। म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के साथ, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, और इंपॉर्टेंटली बे ऑफ बंगाल को वेस्ट से कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। और ये वो एरियाज हैं जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सो ऐसे में भारत का सपोर्ट इसके लिए बहुत मायने रखता है, और भारत के लिए भी ये बहुत मायने रखता है। तो ये पॉइंट का भी एंगल आप खोल सकते हैं। और एक चीज जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। दो चीजें बतानी हुई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको, एक्चुअली कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, और इस टाइप के लेक्चर्स आपको क्या और चाहिए, ये लेक्चर कैसा लगा, पहली चीज तो आपको ये बतानी है। दूसरा, म्यांमार जो है, जिसको कि हम पहले बर्मा बोलते थे, उस बर्मा में ब्रिटेन का सरकार हुआ करता था, ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। तो बर्मा में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इंडो बर्मन जो वॉर हैं, इंडो बर्मी जो वॉर हैं, उनके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, और ये समझना चाहते हैं कि क्या बर्मा कभी भारत का हिस्सा था या फिर बर्मा भारत से पृथक क्यों हुआ, तो उसके लिए एक अलग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से या प्रोस्पेक्ट से हम एक दूसरा वीडियो बनाना चाहेंगे। लेकिन ओनली एंड ओनली जब आपकी ह्यूज डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो, जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमें ये वीडियो भी चाहिए जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस म्यांमार के बारे में और ज्यादा चीजें आपको बता सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपको यहाँ पर सहायता करूंगा। सो आप मेरे साथ सोशली जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम विरद लाइव इसके साथ में, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं virad.dubek@studiiq.com। यहां पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।